ऐसा किंगडम जिसमें केवल कौन रखे गए हों? एनिमल रखे गए हों। एनिमल का मतलब ये मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक सेल से बने हैं, लेकिन इनके सेल में सेल वॉल नहीं है, इनके सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इनके सेल में सेंट्रोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, लेकिन सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट नहीं है। इसका मतलब ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, ये कहीं ना कहीं प्लांट से या दूसरे एनिमल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना भोजन लेते हैं, इसीलिए इनको हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। और पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ग्रीन प्लांट अपना भोजन बना लेते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और एनिमल जो है अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, इसलिए इनको हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। कल बात हो रही थी कि ये पौधे में पत्तियां हैं, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, इसकी वजह से लाइट लेके, कार्बन डाइऑक्साइड लेके, वाटर मिनरल लेके ये अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन जितने एनिमल हैं, चूंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है, इसलिए वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी दूसरे से भोजन लेते हैं, इसलिए इनको हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर तो इनका यही होगा कि ये सब के सब हेटेरोट्रॉप्स है। दे आर अनएबल टू प्रिपेयर देयर फूड, दे टेक्स फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट और अदर एनिमल्स। जैसे डियर है प्लांट को खाएगा और लायन डियर को खाएगा, तो किसी न किसी तरह से भोजन को लेते रहते हैं। अब इनको इनके स्ट्रक्चर के आधार पर, इनकी बनावट के आधार पर, इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर कई फाइलम में बांटा गया है, क्योंकि एक ही फाइलम इसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे। एक समानता तो ये हो गई कि ये यूकैरियोटिक है, बहुत सारे सेल से मिलके बने, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता, अपना भोजन खुद नहीं बनाते। इसके बाद भी बहुत सारी विषमताएं हैं इसमें। कुछ तो एकदम लेस डेवलप्ड है, केवल बॉडी वॉल 2 लेयर का बना हुआ है, बाकी कोई ऑर्गन भी नहीं है, लेकिन वो एनिमल है, यूकैरियोट है, एनिमल सेल से बने हैं। कुछ ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है, कुछ ऐसे हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी है, कुछ ऐसे में सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, कुछ में वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इनके जो संरचनात्मक अंतर हैं, उनके आधार पर इनको कई ग्रुप में बांटा गया है, जिसको हम फाइलम कहते हैं। तो किंगडम एनिमल को कुल कितने फाइलम में बांटा गया बेटा? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, इतने सारे फाइलम में बांटा गया है। अच्छा, अमीबा पैरामीशियम को जब हम लोग आपकी तरफ पढ़ते थे तो उस समय हमें पढ़ाया जाता था कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा से पहले एक और फाइलम होता था, क्या? प्रोटोजोआ। तो जितने भी अमीबा पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम, सबको प्रोटोजोआ में रखा। प्रोटो माने सिंगल, जून मीन्स एनिमल, सिंगल सेल एनिमल, यूनिसेलुलर एनिमल। अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? जो यूनिसेलुलर है उनको प्रोटिस्टा में रख दिया गया है। यूनिसेलुलर के लिए एक अलग किंगडम बना दिया गया। क्या बना दिया गया? प्रोटिस्टा। पहले सोनभद्र और मिर्जापुर एक ही जिला हुआ करता था, अभी बट गया, मिर्जापुर अलग हो गया, सोनभद्र अलग हो गया। तो जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट होता है, नॉलेज का चेंजेज आते हैं, तो अभी जो है अमीबा पैरामीशियम को कहाँ रखा गया? प्रोटिस्टा में। और उसके बाद जो मल्टी सेलुलर एनिमल है वो कहाँ से शुरू हुआ बेटा? पोरीफेरा। पोरीफेरा से ये बढ़ते क्रम में है, ये एडवांस, पोरीफेरा से एडवांस सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा से एडवांस प्लेटीहेल्मिन्थीस, इनसे एडवांस निमेटोडा, इनसे एडवांस एनिलिडा, इनसे एडवांस आर्थ्रोपोड, इनसे एडवांस मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा, इनसे एडवांस वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा में भी जिसमें रीढ़ की हड्डी है उसमें फिशेस, उनसे एडवांस एम्फीबियंस, मेढक, उनसे एडवांस रेप्टाइल्स, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, उनसे एडवांस बर्ड, फिर उनसे एडवांस मैमल, और मैमल में भी सबसे एडवांस वेल डेवलप्ड ब्रेन वाला ह्यूमन बीइंग। समझ रहे नहीं? तो ये क्रम में रखा गया है। ठीक वैसे ही जैसे आप एलकेजी, यूकेजी 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी कहाँ आ गए? 9 में आ गए, है कि नहीं? तो उसी क्रम में इनको रखा गया है। अब सबसे पहला फाइलम यहाँ कौन है? सबसे पहला फाइलम यहाँ कौन है? सबसे पहला फाइलम यहाँ है PHYLUM। सबसे पहला फाइलम कौन है? पोरीफेरा। इसमें स्पंजेज को रखा गया है, लिख लीजिएगा, फाइलम पोरीफेरा।
इसमें किसको रखा गया है? स्पंजेस को। पोरी प्लस फेरा। पोरी मीन्स पोरस। पोरी मीन्स पोर माने छिद्र, पोरस। एंड फेरा मीन्स टू बियर। फेरा मीन्स टू बियर। ऐसा एनिमल जिनके पूरे बॉडी में छोटे छोटे छेद हों, उनको हम किस फाइलम में रखेंगे? पोरीफेरा में। जैसे यह टेस्ट ट्यूब है, इसमें एक होल तो है ही है। अगर हम किसी निडल से इसके चारों छोटे छोटे छेद कर दें तो पूरी जालदार हो जाएगी, पोरस हो जाएगी। तो इधर से भी पानी जाने लगेगा, इधर से पानी बाहर निकलने लगेगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं? चारों तरफ अगर छेद कर दिया जाए, कुछ नहीं, एक नीडल को गरमा के छुआ दीजिए, खुद ही छेद होते जाएगा। गर्म हो जाएगी तो हो जाएगा, पोरस हो गई। तो पूरे बॉडी में छोटे छोटे पोर होते हैं, उसको आस्टिया कहते हैं। एक बड़ा जो पोर होता है उसको क्या कहते हैं? आस्कुलम। तो छोटे छोटे पोर से पानी और भोजन अंदर जाता है, उनको लेके पचा लेते हैं, और जो एक्सेस है वो क्या होता है? अनडाइजेस्टेड हो क्या होता है? आस्कुलम से बाहर निकल जाता है। तो इनके पूरे बॉडी में पोर है, इसीलिए इनको कहाँ रख दिया गया? किस फाइलम में रख दिया गया? पोरीफेरा। ऐसा एनिमल जिनके पूरे बॉडी में पोर। ये एक्वेटिक होते हैं, ये पानी में पाए जाते हैं, कुछ समुद्री पानी में पाए जाते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, एक जगह फिक्स रहते हैं, घूम नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते। और इनमें कैनाल सिस्टम होता है। कैनाल सिस्टम का मतलब कि पूरे बॉडी में जैसे यहाँ पे इनकी बॉडी है ऐसे, और यह एक जगह से फिक्स है ऐसे ल्यूकोसोलिनिया, और यहाँ पे आस्कुलम है, एक बड़ा वाला पोर है, और इसके पूरे बॉडी में छोटे छोटे बहुत सारे पोर हैं। इन छोटे चारों तरफ इनके बॉडी में पोर है। इसको कहते हैं आस्टिया। क्या कहते हैं? आस्टिया। तो इनके द्वारा वाटर जाता है, फूट जाता है, और इनके द्वारा बाहर निकलता है। इसके अंदर देखें तो ये कैनाल सिस्टम है। कैनाल सिस्टम का मतलब ऐसे इनका बॉडी वाल हो गया, और जगह जगह ऐसे पोर हो गए। जगह जगह क्या हो गए? पोर। अब इधर भी ऐसे बॉडी वाल, जगह जगह क्या हो गए? पोर। जगह जगह क्या हो गए? पोर। ये हो गए। अब यह क्या हो गया? यह। तो अब इस पोर से आएगा अंदर, यहाँ स्पंजोसोल में रहेगा, और यहां से क्या करेगा? तो कैनाल सिस्टम हो गया, नली सिस्टम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो इनके बॉडी में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं है जैसे हम लोगों के बॉडी में है। वाटर आएगा, वाटर से फूड आएगा, यहाँ से कोइनोसाइड से ग्रहण कर लेंगे, पचा लेंगे, बाकी बिना पचा हुआ बाहर निकल जाएगा। तो इनमें कैनाल सिस्टम होता है, वाटर। तो ये किसका सर्कुलेशन होता है? यहाँ पे वाटर का। इसी वाटर से फूड और ऑक्सीजन इनके शरीर मिल जाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इट इज क्लियर। और ये डिप्लोब्लास्टिक है। इनका बॉडी दो ही जर्म लेयर से बना होता है, इक्टोडर्म और इंडोडर्म से। हम लोग का बॉडी 3 जर्म लेयर से बना होता है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। और इनका बॉडी एम्ब्रियोनिक 2 जर्म लेयर से बना होता है, इक्टोडर्म और इंडोडर्म। मेसोडर्म नहीं होती है। और यहाँ पे मल्टी सेलुलर तो ये है, ढेर सारे सेल से बने हुए हैं। अब इनके बॉडी में स्केलेटन होता है। स्केलेटन का मतलब जगह जगह स्पिक्यूल्स होते हैं। स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ऐसे स्पिक्यूल्स होते हैं, जगह जगह स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। स्पिक्यूल्स वही उनको एक शेप देते हैं। स्पिक्यूल्स की वजह से इनको शेप मिल जाता है। अब इनके बॉडी में टिश्यू नहीं है, सब सेल अपना अपना काम करता है, अलग अलग सेल अपना अपना, लेकिन मल्टी सेलुलर है, लेकिन अपना अपना काम करेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद इनका एग्जाम्पल क्या है? स्पॉन्जिला, साइकान, यूप्लेक्टेला। अब आप देख सकते हैं छोटे छोटे छेद हैं कि नहीं है ना। और ऊपर में एक बड़ा सा छेद है, यहाँ दिख नहीं रहा, ऐसे बड़ा सा छेद है। तो इसमें से पानी भोजन जाएगा, वो ले लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे, और ये फिर बाहर निकल जाएगा। इनकी एक खासियत है कि इनके हर सेगमेंट में आर्कियोसाइट सेल्स होते हैं। आर्कियोसाइट सेल्स ऐसे हैं जो अपना पूरा स्पंज बना सकते हैं। तो इनका कोई भाग अगर टूट गया, फूट गया, अलग हो गया, तो उसमें जो आर्कियोसाइट है फिर से नया स्पंज जो बना लेते हैं, फिर नया स्पंज डेवलप कर लेते हैं। समझ आया कि नहीं? और
यह जो है एक स्पंज जो देखे होंगे बनावटी गद्दे में लगा रहता है, देखते हैं स्पंज, है ना, पानी में डाल दी तो पूरा पानी सोख लेगा, ऐसा होता है कि नहीं? तो वैसे ही पानी को सोख सकते हैं। और इसमें स्पंजीन होता है प्रोटीन, और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का बना स्पिक्यूल्स भी होता है। कुछ स्पंज ऐसे हैं जैसे यूप्लेक्टेला है। यूप्लेक्टेला का बहुत बड़ा महत्व है, एक बहुत बड़ा बिजनेस मार्केट बन गया है। जापान वगैरह में तो यूप्लेक्टेला को शादी विवाह के अवसर पे गिफ्ट के रूप में देते हैं, जैसे यहाँ पे गिफ्ट देते हैं ना, वहाँ पे इसको यूप्लेक्टेला को वेनसेस फ्लावर बास्केट करते हैं। क्या कहते हैं? वेनसेस फ्लावर बास्केट, वेनस की पुष्प टोकरी कहते हैं। ये देखने में बहुत सुंदर होता है, यूप्लेक्टेला कलरफुल होता है, और इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और एक थोड़ा सा बड़ा वाला छिद्र होता है इसको, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं होता कि बड़ा सा इंसेक्ट उसमें घुस जाए या निकल जाए। हाँ, इतना छोटा होता है कि छोटे छोटे इंसेक्ट के जो लार्वा है ना, छोटे छोटे लार्वा तो उसमें जा सकते हैं, लेकिन बड़ा सा इंसेक्ट ना उसमें जा सकता है ना आ सकता है। अब प्रश्न उठता है कि वेनस में इसको क्यों, जापान में इसको क्यों शादी विवाह के अवसर पे देते हैं? यह एक बहुत बड़ा सिंबल है यूनिटी का, पीस का, समृद्धि का। जब ये यूप्लेक्टेला पानी में होता है, एक इंसेक्ट होता है, उस इंसेक्ट का नाम है स्पंजिकोला। स्पंजिकोला, ये स्पंजिकोला इंसेक्ट जो है, इसके लार्वा जब छोटे छोटे होते हैं, लार्वा मेल और फीमेल, इसके छोटे छोटे लार्वा मेल और फीमेल बताए ना, वो जा सकते हैं। जो बड़ा इंसेक्ट है वो नहीं जा पाएगा, तो इसके मेल और फीमेल अपने शेल्टर के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए उसमें चले जाते हैं, और उसी में रहते हैं। जो पानी से जा रहा है भोजन, वो भोजन को लेंगे, उसी में रहेंगे, सेफ है, कोई एनिमल इनको खा नहीं पाएगा, क्योंकि यूप्लेक्टेला में कैल्शियम कार्बोनेट और स्पिक्यूल्स कांटे होते हैं, कोई खा नहीं पाएगा इसको, और उसमें सेफ रहते हैं इसके स्पंजोसोल में। धीरे धीरे वो सुरक्षा की वजह से रह गए, बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, बड़े हो गए तो साइज भी बड़ी हो गई। इसके बाद मैच्योर हो गए तो फिर उन्होंने खुद अपना मेल गैमीट फीमेल गैमीट प्रोड्यूस किया, ओवम स्पर्म, फिर वो फ्यूज हुए, फिर उनसे अंडे बने, फिर उनसे बच्चे बने, लार्वा बने। वो लार्वा तो निकल गए, क्योंकि लार्वा के लिए उतना साइज है पोर की, वो लार्वा बाहर निकल गए, लेकिन जो पहली बार गया था, जो एडल्ट हो चुका था, अब वो नहीं निकल पाए, और उसी में रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं पूरी जिंदगी। दोनों मेल फीमेल उसी में रह गए। जब उनका लाइफ खत्म हुआ, एक ही साथ दोनों उसी में क्या हो गए, खत्म हो गए। मतलब ये सिंबल ये है कि अगर माता पिता ने, पेरेंट्स ने आपकी जिससे शादी कर दी, सुख में दुख में उनके साथ रहो, किसी भी स्थिति परिस्थिति में उनका साथ न छोड़ो, और जीवन पर्यंत उनके साथ रह करके अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बिताएं। आज हमारे समाज में क्या हो रहा है? आज 50 गाड़ी 100 गाड़ी लेके बारात गई, लोग खाए, लाख 2 लाख खर्चा हुआ, 10-20 लाख, 2 महीने के बाद पता लगा, पेपर में निकला तलाक हो गया है। होता है ऐसा? चलते फिरते दौड़ते बात हो गई ट्रेन में, शादी कर लिया, और चलते फिरते दौड़ते ट्रेन में ही तलाक हो गया। स्थितियां बनी है कि नहीं बनी है? ये स्थितियां नहीं होनी चाहिए। बहुत सोच समझ के शादी होनी चाहिए, और बहुत सोच समझ के अपना, हाँ आइए, अपना जीवन निर्वाह करना है। यहाँ पे यूप्लेक्टेला भी यही बताता है कि उनको क्यों वहां उपहार के रूप में दिया जाता है, कि माता पिता ने जिसको तय किया उसी के साथ जीवन निर्वाह करें, और सबसे पहले तो अभी ब्रह्मचर्य का जीवन पालन करना है। जो ये जो हमारी एज है, इसमें केवल एक काम है, क्या? पढ़ाई लिखाई, और पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ना है, नौकरी पाना। इसके बाद माता पिता जहाँ करते हैं वहीं पे जाके शादी करनी है, और अपने मन से यहाँ वहाँ किया तो फिर पूरी जिंदगी जलालत से झेलोगे। जैसे स्पंजिकोला है, पूरे जीवन अपना एक साथ बिताते हैं। यहाँ तलाक का कोई मतलब नहीं, यहाँ कोई शत्रुता नहीं। मानव जीवन भी वैसा ही होना चाहिए। अभी आपको समझा रहा हूँ
आगे बहुत बड़ी विकट परिस्थितियां आने वाली हैं, इसलिए चुपचाप पढ़ाई करिए और बिना इधर उधर किए, बिना टीका टिप्पणी किए अपनी पढ़ाई करके आगे बढ़िए। यह हमें इस पंजीकोला एक लेसन देता है, यह हमें समझाता है कि मानव को अपना जीवन कैसे जीना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस एनिमल से हमें सीखना है कि हम कैसे एक आदर्श जीवन जी सकते हैं, समाज का एक ऐसे आदर्श नागरिक बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस पंजीकोला से आपने क्या सीखा? इस पंजीकोला से सीखा ईमानदारी, इस पंजीकोला से सीखा पोलाइटनेस, इस पंजीकोला से सीखा सामाजिकता। बुझाई दिया कि नहीं दिया? तो यह वहां पे इसीलिए भेंट किया जाता है। जापान में इस तरह की घटनाएं, यहां पे कुछ ऐसा यूज होता है क्या इंडिया में शादी विवाह के अवसर पे कि दोनों को समझाने के लिए प्रेरित करे, प्रेरणा दे कि पूरी जिंदगी एक साथ बिताएं? कुछ है ऐसा? यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं है। जाते हैं 500 रुपये का लिफाफा 1000 रुपये का दे देते हैं, या बड़ा सा डब्बा में गिफ्ट दे देते हैं, फोटो शोटो कुछ प्रेम यही देते हैं ना। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, कुछ है ही नहीं है। यहाँ भी है। आप अगर शादी विवाह अटेंड किए होंगे, धान का लावा यूज किया जाता है। यूज किया जाता है धान का लावा। क्यों? मक्के का क्यों नहीं? मखाना का तो बड़ा बड़ा होता है, मखाना का, मक्के का है, धान का ही क्यों यूज करते? कभी आपने सोचा है? नहीं। गए अपना खाए, अपना खा के अपना मुंह पोछे चल दिए। मतलब क्या है सब जानने की? है कोई मतलब नहीं है, है कि नहीं? लावा फेंक दिया, काम खत्म हो गया। क्या किसे पूछेंगे? हाँ सही बोल रहे हैं, जब कोई बताने वाला हो तब तो। वहां सब लोग वही है, फेंकवा दिया, काम हो गया, क्योंकि पीढ़ियों से फेंका जा रहा है। यही ना, पीढ़ियों से फेंका जा रहा है इसलिए फेंक दिया, एक आइटम हो गया। सुन लीजिए, सुन लीजिए, बड़े ध्यान से सुनिए। आपका अभी जीवन संवरने का है, सुधारने का है, व्यक्तित्व बनाने का, इसलिए बता रहा हूं। और टॉपिक आ गया इसलिए बता रहा हूं। धान का लावा इसलिए यूज करते हैं शादी विवाह में, वो भी एक सिंबॉलिक है। ऐसे ही धान को आग में भूनते हैं, इसके बाद भी उसकी खोल चावल को पकड़े रहती है। देखा? पकड़े रहती है ना। इसका मतलब यह है कि आज से तुम्हारा शादी विवाह हो गया तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर परिस्थिति में तुम दोनों एक दूसरे का साथ दोगे। तलाक वाला प्रकरण नहीं आएगा। एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के सुख दुख में साथी बनोगे, झगड़ा लड़ाई नहीं करोगे। इसके लिए दिया गया है। दूसरी चीजें हैं, दूसरी चीजें हम सबके घर में बेटियां भी हैं, और बच्चा है तो शादी करके बेटियां आएंगी भी। तो बेटियां बेटियां हैं, चाहे वो बहू बन के आए, जो बेटियां हैं उनको बेटी ही मानना है। इसलिए मानना है कि चाहे आपके घर की हो चाहे किसी के घर की हो, बेटी एक घर में जन्म ले रही है। धान एक खेत में डाला गया, सीड बना, जर्मिनेट किया, पौधा बना। अब उसको क्या करते हैं? दूसरे खेत में लगाते हैं। अब वहां जाकर के पल्लवित होता है, ग्रो करता है, खूब धन धान्य से परिपूर्ण कर देता है, उनको जिम्मेदारियां संभालता है, उनको कोई कमी नहीं होने देता खाने पीने की। वैसे ही बेटियां हैं, एक घर में जन्म ली, उनको पढ़ाया लिखाया तैयार किया, लेकिन फिर दूसरे घर में वो बेटी जाती है, उसको अपना परिवार मान लेती है, अपना घर वाला बेगाना हो जाता है, उसको अपना कितना बड़ा त्याग है जी। इसके बाद भी लोग कहते हैं दहेज दे। पढ़ा लिखा करके अपनी बेटी दे दिया, फिर दहेज काहे का जी? है कि नहीं? सबके घर से जाना है ना, कभी उनके घर से कभी अपने घर से, ये तो होता ही है। हाँ, बेटियों का काम भी यही है कि उस घर में जाए तो उसको ही अपने, उनके माता पिता को अपना माता पिता समझ लें। दोनों चीजें हैं, क्लेश खत्म हो जाएगा। अगर बहू सास को मां समझ ले, सास बहू को बेटी समझ ले, झगड़ा क्या हो गया? खत्म हो गया, नहीं रहेगा झगड़ा। अगर वो यही हो, इसलिए माता पिता को भी पढ़ाना है, बच्चे को भी पढ़ाना है, हम टीचरों को भी पढ़ाना है, क्योंकि हम भी कहीं माता पिता हैं। ये नहीं कि आप ही को कह रहे हैं, हम भी कहीं ना कहीं माता पिता हैं। तो यह जानने की जरूरत है कि धान का लावा क्यों यूज होता है। आप समझ में आ गया होगा। तो जो नहीं जानता होगा, जब शादी विवाह जाएगा उनको समझा दीजिएगा कि इसका मतलब यही है। और मैं फिर बोल रहा हूं, सुन लीजिए, अभी आप टीनेज में हैं, अभी आपको पढ़ने का अवसर मिला है, यह ब्रह्मचर्य का जीवन है। ब्रह्मचर्य का जीवन का मतलब चुपचाप पढ़ाई लिखाई, दाएं बाएं उल्ली भुल्ली नहीं। और जब आप पढ़ लिख लेंगे, आपके माता पिता हैं ना, आपके गार्जियन,
जब नौकरी पा जाएंगे फिर जाकर के आप शादियां, तमाम सारी लोग जाएंगे, भोज खाएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, यूप्लेक्टला भी ला के दे देंगे। लेकिन अभी पढ़ते वक्त चुपचाप पढ़ाई लिखाई करनी है, इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि अभी भटक जाएंगे तो जिंदगी क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इनसे हमें क्या करना है, लेसन लेना है। आगे बढ़िए। अब बहुत जरूरी है बच्चों को, देखिए सब्जेक्ट पढ़ाने के साथ साथ जीवन जीने के कला के बारे में पढ़ाना, ये बहुत जरूरी है। अगर आप विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे, माता पिता नहीं पढ़ाएंगे, तो फिर बाद में भटके हुए प्राणी के ये काम को पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, नौकरी पा लीजिए, अच्छा खासा अपना जीवन जीने लायक हो। चुपचाप पढ़ाई, एकदम खेलने के समय खेल लीजिए, बट बाकी समय में पढ़ाई, अपना स्वास्थ्य, अपनी शिक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया, समझ में आ गया ना? यूप्लेक्टला का मत समझ में आ गया? वो कौन सा इंसेक्ट है जो यूप्लेक्टला के अंदर रहता है? स्पंजी कोला। एक आइडियल इंसेक्ट है, दुनिया का सबसे अद्भुत आइडियल इंसेक्ट है, वो इसके अंदर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आगे हम बात करते हैं सिलेंडरेटा। सिलेंडरेटा, सिलेंडरेटा में क्या है, इनका बॉडी बिल्कुल सैक, बोरे की तरह, बोरा बोरा ऐसे, एक ही इसमें एक ही होल है। अब जैसे इसमें, इसी में पानी ऐसे डालेंगे, इसी से निकालेंगे। बोरा है, बोरे में उसी माउथ से उसमें सामान डालेंगे, उसी से निकालेंगे। अगर दोनों तरफ खुला हो, बोरे में सामान डाल के उठाएंगे तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। तो वैसे ही एक तरफ इनका बंद है, एक तरफ खुला है। तो सिलेंडरेट में भी वही कंडीशन होती है। सिलेंडरेट में भी जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा, कोरल, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन। अब हाइड्रा की कहानी ये है कि इनका पूरा बॉडी जो है सिलिंड्रिकल होता है, ऐसे इनका पूरा बॉडी सिलिंड्रिकल। अब यह ऐसे बंद है। अब यहाँ पे इनका ये हाइपोस्टोम होता है, माउथ जैसे। अब इनको माउथ नहीं कहते, क्योंकि उसी से पानी, भोजन जाना है, उसी से पानी बाहर निकलना है, तो उसको माउथ कैसे कहिएगा, उसको हाइपोस्टोम कहते हैं। अब यहां से इनमें टेंटाकिल्स होते हैं। क्या होते हैं? टेंटाकिल्स। ये स्पर्शक होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्शक होते हैं, टेंटाकिल्स। अब जैसे हमारी अंगुलियां हैं ना, अंगुलियों से हम क्या करते हैं, पेन पकड़ते हैं, लिखते हैं या कोई भी काम कर लेते हैं, वैसे इनका ये टेंटाकिल्स है। क्या है बेटा? टेंटाकिल्स। अब टेंटाकिल से क्या करते हैं, अपनी सुरक्षा भी करते हैं। जैसे कोई एनिमी आया तो इसके टेंटाकिल्स में नीडिंग सेल्स होते हैं। नीडिंग सेल्स, नीडिंग सेल्स। जैसे एक छोटा सा बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा, इसको कोई टीज कर रहा है, खिजा रहा है, तो बच्चा तो क्या करेगा, छोटा ही है तो अपने नाखून का उपयोग करता है ना, पकड़ेगा। भाई कुछ नहीं कर सकता तो खरोचेगा, अपनी सुरक्षा करेगा ना। वैसे ही ये क्या करते हैं कि जब कोई एनिमी आता है तो इनके ऊपर में ऐसे टेंटाकिल्स के ऊपर में एक नीडिंग सेल्स होता है, ऐसे ये नीडिंग सेल्स, और इसमें टॉक्सिन होता है, टॉक्सिक केमिकल। और जैसे ही कोई एनिमी आया तो इसमें से जो है यह बिल्कुल तलवार की तरह ऐसे निकल जाता है। ऐसे एक रामपुरी चाकू होती, दबाते हैं तो खट से निकल जाती है बाहर, वैसे ही ये निकल जाता है। निकल करके जाके उसको क्या करेगा, स्टिंग। जैसे हनी भी आती है ना, हनी भी बैठती है, क्या करती है, स्टिंग कर देती है। बिच्छू क्या करता है, स्टिंग कर देता है। बर्रे क्या करती है, स्टिंग कर देती है ना, वैसे स्टिंग कर देता है। और वो एनिमल पैरालाइज हो जाता है। अगर छोटा है, शिकार है, तो पकड़ के खा जाते हैं, क्योंकि ऐसे पकड़ेंगे तो छटपटाएगा ना। अब मेढक को ऐसे पकड़िए, आराम से पकड़ाएगा, फिसल के भागने की कोशिश करेगा। वैसे ही ये पकड़ना चाहते हैं तो फिसलता है, तो स्टिंग कर देते हैं, पैरालाइज हो गया, आराम से पकड़ के इसमें झोले में ले लिया, डाल दिया, पचा के खा लिया। अब कोई शत्रु है तो इतना तेज स्टिंग करते हैं कि वो बना के क्या करेगा। अभी बर्र दौड़ा लगी तो क्या करेंगे आप, भागेंगे ना, तो वो भी शत्रु भाग जाता है। तो ये ऑफेंस और डिफेंस में मदद करते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है, इनको लोकोमोशन में, एक जगह से दूसरी जगह चलने में। जैसे आप में से कोई बच्चा बड़ा स्मार्ट होता है तो पैर को ऊपर कर देता है, सिर को नीचे, हाथ को ऐसे कर देता है, ऐसे ऐसे चलता है। कभी देखा है? सब लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोग कर लेते हैं, सर्कस वगैरह में ऐसा दिखाता है। तो ये भी क्या करता है,
ये पूरा बॉडी ऊपर कर लेगा, अब पूरा ऐसे नीचे कर लेगा, यह टेंटाकल्स, अब ऐसे चलता है। तो लोकोमोशन में भी ये क्या करता है, मदद। तो टेंटाकल्स इनका भोजन पकड़ने में, क्या करने में, भोजन पकड़ने में, इसके अलावा ऑफेंस और डिफेंस में, और इसके अलावा लोकोमोशन में मदद करते हैं। अब इनके अंदर भी रीजनरेशन की क्षमता होती है। इनको कट कर दीजिए तो हर पीस से नया हाइड्रा बन जाएगा। और यह जो है पानी में रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, बडिंग द्वारा भी नया हाइड्रा, यहाँ से बड बनती है, उससे नया हाइड्रा बना लेते हैं। यह कोरल आप देख रहे हैं, कोरल मूंगा, मूंगा बहुत कीमती होता है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ कोरल आप चाइना सुने हैं, समुद्र में मूंगा की दीवार वहां पे है, पढ़ा है, एसएसटी में पढ़ा होगा। वो मूंगा की दीवार इसी कोरल की है, कैल्शियम कार्बोनेट की, एनिमल है, उसके बॉडी पे कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइड होता है। ये अलग अलग कलर की होती है और इसका बहुत बड़ा उद्योग है चाइना में और जापान में। वो उस मूंगे से गहना आभूषण बना करके बेचते, दुनिया के सारे लोग खरीदते हैं। बहुत कीमती होता है वो मूंगा। मूंगा कीमती होता है कि नहीं होता है, डायमंड की तरह कीमती होता है। तो ये मूंगा, ये एनिमल है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो जाता है, यह समुद्र में पाया जाता है। ये जेली फिश है, कोई फिश उस नहीं है, ये जेली जैसे है, पानी में रहता है, इसलिए जेली फिश कहते हैं, पानी की सतह पे तैरते रहता है समुद्र में। ये सी एनिमोन है, इसको समुद्री गुलदस्ता बोलते हैं। ये भी समुद्र में पाया जाता है, एक जगह फिक्स रहेगा, एक जगह फिक्स रहेगा और भोजन आएगा उसको ले लेगा और इससे अपना शत्रु को भगा देगा। एक बहुत बढ़िया इनका अद्भुत एसोसिएशन है। ये क्या करते हैं, ये किंग क्रैब होता है समुद्र में। किंग क्रैब डर के मारे अपने गुफा से नहीं निकलता है, केव से नहीं निकलना चाहता है, क्योंकि जैसे शिकार पकड़ने निकलता है वो उसको कोई शिकार बना लेता है, उसको कोई खा जाता है। तो शिकार क्या पकड़ेगा, खुद ही शिकार हो गया। अब इन दोनों में टाई अप हो जाता है। ये तो एक जगह रहता है, हट नहीं सकता, इस पर पैर नहीं है और इतना मजबूत नहीं कि उलट करके इसे चल सके, इनका तो मजबूत है, एक जगह पड़ा हुआ है। अब ये क्या करता है कि हर्मिट क्रैब क्या करता है, हर्मिट क्रैब इनको अपनी पीठ पे बैठा लेता है। अब हर्मिट क्रैब चल रहा है तो ये भी बड़ा बढ़िया आराम से जो है जर्नी कर रहे हैं। हर्मिट क्रैब की पीठ पे हो गए केकड़े के, राजा केकड़ा के। अब केकड़ा चल रहा है तो इनकी जर्नी हो रही है, तो एक जगह स्थिर है तो बाई चांस भोजन आएगा, और ये ट्रेवल कर रहे हैं तो भोजन मिलने का चांस क्या हो गया, बढ़ गया। अब यहाँ पे रहते तो आता, मिलता तो मिलता, अब यहाँ पे हो गया तो जहां जहां जाएगा चांस बढ़ गया। तो हर्मिट क्रैब ने इनकी सैर करा दी, जो सैर कर नहीं सकते थे, और इन्होंने उसकी कैसे मदद करी। अब कोई एनिमी आएगा खाने तो हर्मिट क्रैब के ऊपर बैठे हैं तो पहले इसे संपर्क होगा ना। अब वो अपना टेंटाकल से उनको क्या करता है, भगा देता है, क्योंकि उसमें नीडिंग सेल्स है, 10 कोश का है। तो किंग क्रैब की सुरक्षा हो जाती है, वो अपना भी भोजन पकड़ लेता है और सी एनिमोन को सैर हो जाता है, सैर करके ज़्यादा से ज़्यादा भोजन इकट्ठा कर लेता है। तो दोनों एक साथ रहते हैं, इसको कहते हैं कॉमन जेलिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉमन जेलिज्म। एक साथ रहते हुए एक दूसरे का मदद करते हुए अपना जीवन जीते हैं, इस तरह की परंपरा इनके अंदर है। तो ये रहा सिनेट्रेटा के कुछ एनिमल के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, हैं कुछ जीवन संबंधी बातें हुई। मुझे उम्मीद है आप आदर्श जीवन जिएंगे और बिल्कुल आइडियल स्टूडेंट की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।